आज का टॉपिक है सोयाबीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, या फिर इसी को अपन कहते हैं सोयाबीन कल्टीवेशन। सोयाबीन एक ऑयल सीड क्रॉप है जिसको अपन खरीफ में ग्रो करते हैं। खरीफ सीजन यानी कि रेनी सीजन। और इसके अलावा भी एक और ऑयल सीड क्रॉप है जिसको अपन ग्राउंडनट कहते हैं। ये भी खरीफ सीजन में इसका कल्टीवेशन करते हैं। तो अपन अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ सोयाबीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम सिंपली से पढ़ते हैं ग्लाइसिन मैक्स, और ये फैबेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली की कुछ क्वालिटी हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स, चाहे वो पल्स क्रॉप्स हों या ऑयल सीड क्रॉप्स हों, ये सभी सोयल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहती है, फ्री नाइट्रोजन, इसको सोयल में फिक्स करते हैं। जितनी भी पल्स क्रॉप हैं इन सभी में क्या एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है प्लांट्स की, और ये बैक्टीरिया रूट नोड्स में रहता है, रूट नोड्यूल्स में रहता है। ठीक है, रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया 25 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसी की वजह से अपन जितने भी नाइट्रोजनस लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं और पल्स क्रॉप्स हैं, इसमें नाइट्रोजन अपन सिर्फ वन टाइम नाइट्रोजन देते हैं, वन टाइम एट द टाइम ऑफ सोइंग के टाइम पे ही अपन इसमें 25 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर अप्लाई करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वो सेल्फ सफिशिएंट नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं। दूसरा इसकी क्वालिटी रहती है, इसकी लीव्स जो है वो ट्राईफोलिएट रहती हैं। ट्राईफोलिएट लीव्स रहती हैं। जितनी भी पल्स क्रॉप है उन सब में ट्राईफोलिएट लीफ रहती हैं। और ट्राईफोलिएट के अलावा इसका जो रूट सिस्टम रहता है वो डीप रहता है, डीप रूट सिस्टम रहता है, वेल डेवलप रूट सिस्टम रहता है इसमें। ये कुछ इसमें स्पेशलिटी हैं जितनी भी पल्स क्रॉप है इन सब में। तो इसका बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स है, और इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिसकी वजह से सोयाबीन को ग्रो करना चाहिए। इसमें 20% ऑयल प्रेजेंट रहता है, और 40 to 42% हाई क्वालिटी की प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा इसमें एमिनो एसिड्स रहते हैं, जैसे लाइसिन है, 5% लाइसिन इसमें प्रेजेंट रहता है ना। और इसके अलावा इसमें गुड अमाउंट ऑफ मिनरल, सॉल्ट एंड विटामिन्स में कौन सी, थायमिन और राइबोफ्लेविन जैसी विटामिन्स प्रेजेंट रहती हैं। इससे कई सारी डिशेस बनाई जाती हैं, जैसे कि ब्रेड है और चपाती है, सोया मिल्क है, स्वीट्स हैं, और सोया पनीर भी इससे बनाया जाता है। सोयाबीन का जो ऑयल रहता है उसको वानस्पतिक घी बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, और इससे इंडस्ट्रियल यूज़ हैं। इसको जो है एनिमल्स के फॉडर के लिए और साइलेज बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं जिसकी वजह से सोयाबीन को ग्रो किया जाता है। ये सोयाबीन की इनिशियल स्टेज है, प्लांट्स हैं सोयाबीन के, आप देख सकते हैं इसमें ट्राईफोलिएट लीव ये ट्राईफोलिएट लीव्स हैं। इसमें 3 लीफ कंपाउंड में रहती हैं, और इसकी ये पॉड है। ये भी एक स्पेशल क्वालिटी है। जितनी भी पल्स हैं इनमें पॉड्स रहती हैं, इनकी ग्रेन्स जो है यहाँ पर फिल होते हैं, पॉड्स में ग्रेन्स जो है फिल होते हैं। इसकी एक मैच्योरिटी स्टेज है, और इसका एक सीड भी आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये जो मैच्योर होता है, ये इसकी फलियां हैं, ये पॉड्स हैं जो मैच्योरिटी के बाद ओपन हो गई हैं, और इसकी सीड
यहाँ पर सीड्स हैं, येलोइंग कलर के सीड रहते हैं। फिर इसका एक पोर्शन है ओरिजिन एंड हिस्ट्री, ओरिजिन एंड हिस्ट्री। तो सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस है वो चाइना है। इसमें चाइना में इसको ओरिजिन प्लेस माना जाता है। इसका 2800 BC में यहाँ पर ये मिला था। ठीक है, सोयाबीन की एक जो है वैरायटी है, जो ओल्डेस्ट वैरायटी है, जो एज ए वीड उगती थी, सोया ग्लाइसिन सोजा एक वैरायटी है, ग्लाइसिन मैक्स बॉटनी का नेम है, और इसकी एक ओल्डेस्ट वैरायटी है ग्लाइसिन सोजा। चाइना से ही ये पूरे कंट्रीज़ में फैला है, जैसे कि कोरिया में है ना, नॉर्थ चाइना से फैला है यहाँ पे, और जापान में है ना। इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1000 AD में सेंट्रल चाइना से। और इसके 2 टाइप्स रहते हैं, एक तो हो गया येलो सोयाबीन, और एक हो गया ब्लैक। जैसा कि यहाँ पर दिया है, ब्लैक सीडेड सोयाबीन वाज ग्रोन इन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, है ना, उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल, वहाँ पर इसका कल्टीवेशन होता है। बाकी हाईएस्ट प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, फिर एक नई हेडिंग है इसमें, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सोयाबीन जो है वर्ल्ड वाइड कल्टिवेटेड होता है, ये इतने एरिया में, मिलियन हेक्टेयर में, इसमें जो है 154 टन प्रोडक्शन होता है। और ये मुख्य रूप से पूरे वर्ल्ड में, USA में, चाइना में और ब्राज़ील में, मैक्सिको और रशिया में इसको ग्रो किया जाता है। इंडिया में जो है इसका प्रोडक्शन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में किया जाता है। और 6 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इंडिया में 6.8 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है। और MP में सबसे ज़्यादा ये ग्रो होता है MP में, और MP को सोया स्टेट कहते हैं, सोया स्टेट कहा जाता है, क्योंकि MP में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसमें। एक हेडिंग और है इसका, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। तो क्लाइमेट में इसको जो है वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट रहती है इसकी अच्छे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जिसमें 76 से अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की नीड रहती है। सॉयल में जो है इसके लिए सबसे बेस्ट सॉयल मानते हैं वेल ड्रेन्ड सॉयल, मीडियम टेक्सचर सॉयल विथ मॉडरेट डीप सॉयल, सैंडी लॉम टू क्ले लॉम सॉयल इज़ प्रिफर फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, कुछ वेराइटीज़ हैं जो सेंट्रल जोन के लिए रिकमेंडेड हैं। मध्य प्रदेश में इसको ग्रो कर सकते हैं, बुंदेलखंड रीजन के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, राजस्थान गुजरात के लिए, और वेस्टर्न महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए इनको ईजिली ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो इसमें ये वेराइटीज़ दी हैं, JS सीरीज़ से हैं, JS2, JS 335, अंकुर, गौरव, है ना, और NRC। इसकी जो NRC है वो इंदौर में है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, नेशनल रिसर्च सेंटर सोयाबीन इंदौर में है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसका फील्ड प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो जनरली इसको रफ़ सीड बेड की नीड रहती है, रफ़ सीड बेड की, जैसे अपन मेज के लिए प्रिपेयर करते हैं फील्ड को, सेम वैसे ही इसके लिए भी अपन फील्ड को प्रिपेयर करते हैं। गुड सीड बेड रिक्वायर्ड रहता है जिसमें वीड्स ना हो, वीड फ्री हो, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, 1 डीप प्लोइंग करते हैं विथ मोल्ड बॉल प्लाउ फॉलोड बाय 2 हैरोविंग, और या इसके अलावा 2 प्लोइंग लोकल प्लाउ, है ना। तो अपन को एक बार जो है डीप प्लोइंग करनी है ना, किसके साथ, मोल्ड बॉल प्लाउ के साथ हैरोइंग करनी है, और अगर हैरोइंग कर रहे हैं तो लोकल प्लाउ से अपन को इसको 2 बार प्लोइंग करनी है, जुताई करनी है। नेक्स्ट हेडिंग है सीड एंड सोइंग। तो सबसे फर्स्ट है सीड एंड सोइंग में सीड सिलेक्शन, है ना। तो कौन सा सीड सेलेक्ट करते हैं, जो वीड फ्री रहे, वीड फ्री सीड, और इंसेक्ट प्लस डिसीज़ फ्री सीड, है ना,
और ऐसे सीड जिनकी फिजिकल मैच्योरिटी प्रॉपर हो, मतलब कहीं से भी डैमेज ना हो सीड, है ना, और जेनेटिक प्योरिटी हो और इसका जर्मिनेशन परसेंट अच्छा हो और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हो। तो ऐसे सीड का सिलेक्शन करते हैं जो उसमें खरपतवार के बीज उपस्थित ना हो, इंसेक्ट और डिसीज़ के उसमें प्रोपिग्यूल्स ना हो, और बीज जो है टूटा फूटा ना हो किसी भी तरीके से, और उसका जर्मिनेशन परसेंट एटलीस्ट 80% से अबव हो और हाई यील्ड वेराइटी हो। इसके सीड ट्रीटमेंट के लिए अपन बात करते हैं तो इसके लिए अपन को थायराम नाम का एक फंगीसाइड रहता है, फंगीसाइड, इसका यूज़ करना रहता है 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, ठीक है। और सीड एनाकुलेशन, दो टर्म है यहाँ पर, सीड ट्रीटमेंट और सीड एनाकुलेशन। सीड एनाकुलेशन का मतलब होता है कोई भी अपन राइजोबियम बैक्टीरिया को अगर मिक्स करते हैं, किसी भी लिविंग थिंग को सीड के साथ मिक्स करते हैं तो उसको सीड एनाकुलेशन कहते हैं। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वो है राइजोबियम जैपोनिकम। इसको अपन करते हैं 0.5 पर केजी, मतलब इस 500 ग्राम 70 केजी सीड के लिए सफिशिएंट रहता है ना। तो राइजोबियम बैक्टीरिया से, राइजोबियम जैपोनिकम से इसको अपन फिक्स करते हैं, एनाकुलेशन करते हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सोइंग। तो ये जो क्रॉप है मेनली अपन इसको खरीफ सीजन में ही ग्रो करते हैं, खरीफ सीजन की क्रॉप है, खरीफ सीजन क्रॉप है ना। और जो खरीफ सीजन की क्रॉप्स रहती हैं वो इनकी टाइम ऑफ सोइंग मेनली डिपेंड्स करती है मानसून पे, है ना। तो ऑनसेट ऑफ मानसून पे डिपेंड करती है कि जब बारिश होगी तभी इसकी अपन बुवाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर और अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, अगर आपके पास पानी है, किसान के पास पानी उपस्थित है, उपलब्ध है, तो उसके बाद तालाब है या बोरवेल्स हैं, तो उसके बेसिस पे भी अपन इसको बुवाई कर सकते हैं। इसका जो राइट टाइम रहता है, द सोइंग स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जून, है ना, और फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई, यानी कि 15 जुलाई से ऑलमोस्ट जून से 15 जुलाई इसकी सोइंग का टाइम रहता है, डिपेंडिंग ऑन द मानसून और अवेलेबिलिटी ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी, है ना। तो अपन इसको जो है किसी नॉर्थर्न रीजन में जो है, नॉर्थर्न रीजन में इसको लास्ट वीक ऑफ मई में भी कर सकते हैं, मिड जून में भी कर सकते हैं, अंडर एरीगेटेड कंडीशन, है ना। अगर किसान के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो इसको लास्ट वीक में भी अपन मई और जून में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं, है ना। और तो जो रेन फेड एग्रीकल्चर करते हैं, जिस पर वर्षा आधारित खेती है, तो उसको सिर्फ अपन जून से जुलाई में ही बुवाई कर सकते हैं। इसकी सीड रेट डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टरों पर सीड रेट डिपेंड करती है, जैसे कि जर्मिनेशन परसेंट है ना, मेथड ऑफ सोइंग है, टाइम ऑफ सोइंग है, ये सभी फैक्टर सीड रेट को डिसाइड करते हैं, है ना। तो इसकी एक जो एवरेज सीड रेट है वो 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर इसमें रिक्वायरमेंट रहती है ना। और लेट सोइंग अगर अपन कर रहे हैं तो इसमें 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता रहती है ना। अब नेक्स्ट है स्पेसिंग, पौधे से पौधे की दूरी और रो से रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रहता है। तो सोइंग शुड बी डन इन द लाइन 45 to 60 सेंटीमीटर अपार्ट द, तो ये हो गया रो टू रो डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है 4 से 5 सेंटीमीटर इसमें रखते हैं। और डेप्थ ऑफ सोइंग पर रखते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर तक। तो इसमें स्पेसिंग और रो में 3 चीज़ें हैं, रो टू डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट और डेप्थ ऑफ सोइंग। इसके अलावा है मेथड ऑफ सोइंग। तो सोइंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग है, डेबलिंग है ना, सीड ड्रिल है, बिहाइंड द प्लाऊ है। इन सभी मेथड से अपन सोइंग कर सकते हैं, लेकिन लार्ज एरिया में अपन मोस्टली सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल की हेल्प से ही अपन इसमें बुवाई करते हैं, ठीक है। अगर अपन ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग जो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो सकती है, वीड मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, इंटरकल्चर ऑपरेशंस नहीं हो सकते, क्योंकि रो डिस्टेंस उसमें प्रॉपर मेंटेन नहीं रहता है ना। तो अपन इसको कॉमर्शली कभी अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर अपन फॉडर क्रॉप में इसको अगर यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन मैन्योर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अपन इसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सीड के पर्पज़ से अगर अपन क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उसमें अपन सीड ड्रिल की हेल्प से ही या
देसी हल के पीछे अपन इसमें बुवाई करते हैं सीड ड्रिल के थ्रू या बिहाइंड द लोकल प्लाऊ। कितनी डेप्थ रखने हैं? 3 से 4 या 2 से 3 सेंटीमीटर इसमें अपन को 2 से 3 सेंटीमीटर रखना है हैवी सॉइल्स के लिए और 3 से 4 सेंटीमीटर रखना है लाइट सॉइल के लिए, मीडियम लाइट सॉइल के लिए। तो 2 डेप्थ ऑफ सोएंगे हैवी सॉइल और लाइट सॉइल के लिए। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सोइंग हो गया। अब मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, तो अपन को बुवाई से 15 से 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले, डेज आफ्टर बिफोर सोइंग, है ना, इससे पहले अपन को क्या करना है? 15 से 20 टन FYM खाद को खेत में प्रॉपर मिला देना है और 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इसको अपन रिक्वायर्ड रहती है। और फास्फोरस जो है, फास्फोरस ये 50 से 60 kg और 30 से 40 किलोग्राम पोटेशियम और जिप्सम 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपन यूज़ करते हैं इसमें ना, एट द टाइम ऑफ सोइंग। सभी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको अपन कब अप्लाई करते हैं? एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो बुवाई के समय ही इसको अपन कहते हैं बेसल डोज, बेसल डोज। ठीक है, तो ये हो गया मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर और टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इसके अलावा इसमें एक टर्म और है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट, देखो क्रॉप का जो मेजर सीज़न है वो है खरीफ सीज़न और खरीफ सीज़न में जो है अपन को एडिशनल इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अपन को प्रॉपर इसमें ड्राइनेज की नीड रहती है क्योंकि बारिश अधिक होने पर खेतों में पानी भर जाता है और जैसे ही पानी भरता है तो क्रॉप में लॉगिंग होती है और सोयाबीन जो है बहुत सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग कंडीशन से। इसके प्लांट जो है जल्दी सड़ जाते हैं, रॉट हो जाते हैं, इसलिए इसमें प्रॉपर ड्राइनेज होना ज़रूरी है। इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर बारिश नहीं होती है समय पर तो अपन इनिशियल स्टेज पर इसमें एक इरिगेशन दे सकते हैं, जैसे पॉट फिलिंग और ग्रैंड फिलिंग स्टेज इसकी क्रिटिकल स्टेज है, इस पे अपन सिंचाई कर सकते हैं अगर बारिश नहीं होती है तो, है ना। और वाटर लॉगिंग कंडीशन से बचने के लिए अपन को प्रॉपर इसमें ड्राइनेज करना होगा, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, जो नोड्यूल्स बनते हैं वो उस पर उसकी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप के लिए अपन को सिंचाई की सुविधाएँ मतलब उपलब्ध नहीं करानी पड़ती हैं क्योंकि वर्षा पर आधारित रहती है फसल। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई 1-2 महीने तक, ड्राई स्पेल्स हो गए हैं, तो अपन उसमें इरिगेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन है। जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं उनमें वीड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। बारिश होने पर बहुत ज़्यादा संख्या में वीड्स उगते हैं, है ना। तो वीड्स जो है क्या करते हैं, यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। इसमें 45 से 50% तक इसमें यील्ड को रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ द वीड्स, है ना। क्योंकि बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर के लिए कंपटीशन करते हैं वीड्स, इसलिए इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसमें मुख्यली 3-4-5 वीड के नाम अपन पढ़ेंगे इसमें, एकाइनोक्लोआ कोरोना, इलेशन इंडिका, साइप्रस रोटेंडस, साइनोडोन डैक्टिलोन और सोरगम हेलिपेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे वीड आते हैं, लेकिन अपन ने 5 वीड के नाम लिखे हैं इसमें। तो इसको जो अपन अर्ली ग्रोथ सीजन मतलब स्टेज पर इसको अपन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो अपन 30 से 40 दिन में इसको अपने हैंड वीडिंग कर सकते हैं, है ना। और अगर अपने पास लेबर अवेलेबल नहीं है तो अपन कुछ केमिकल्स हैं तो उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे वीडीसाइड, हर्बिसाइड अपन जिसको कहते हैं। तो प्री इमरजेंस अपन हर्बिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, फ्लोक्लोरालिन। इसको अपन 0.75 से 1 kg पर हेक्टेयर एज ए प्री इमरजेंस यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपन एलाक्लोर नामक केमिकल का उपयोग कर सकते हैं, है ना। मेटाक्लोर, ये भी अपन दवाई का उपयोग कर सकते हैं। ल्यूनुरॉन, मेट्रीब्यूजिन, इसको अपन यूज़ कर सकते हैं प्री इमरजेंस में। और पोस्ट इमरजेंस में कुछ केमिकल्स हैं जिनका अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्यूजालोफॉप इथाइल एक मेजर है, इसमें अपन इसको पोस्ट इमरजेंस में यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट इमरजेंस में 1-2 केमिकल के और नेम दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। एक तो क्यूजालोफॉप इथाइल हो गया और एमेजाथापायर भी अपन इसमें उपयोग कर सकते हैं 75 ग्राम पर हेक्टेयर में, है ना। 15 से 20 दिन के बाद इसमें हम एज ए पोस्ट इमरजेंस इन हर्बिसाइड का यूज़ करके खरपतवारों को प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। तो हार्वेस्टिंग के मेजरली 2 ही मेथड हैं। एक तो अपन जो है बाय हैंड कटिंग करते हैं या फिर अपन कंबाइन हार्वेस्टर का यूज़ करके सोयाबीन की कटिंग कर सकते हैं, है ना। तो जो हार्वेस्टिंग है वो डिपेंड करती है क्रॉप के ड्यूरेशन पर। कुछ वैरायटी जो है अर्ली मैच्योर रहती हैं, जो जल्दी पक जाती हैं, तो वो 90 से 20 दिन में
तैयार हो जाती हैं, और कुछ वैरायटी लेट वैरायटी रहती हैं जो 140 से 150 दिन में पककर तैयार होती हैं, ठीक है। और हार्वेस्टिंग जो है मतलब क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड आफ्टर इट हैज़ फुली मैच्योर्ड। और ये मैच्योर्ड कैसे होती है, अपन जैसे सिम्टम्स हैं कुछ प्लांट्स की लीव्स जो है ड्राई हो जाएंगी, वो ड्रॉप्स होने लगेंगी, है ना, और जो कलर है प्लांट का वो ग्रीन से गोल्डन कलर में चेंज होने लगेगा, है ना। तो अपन जो है या तो इसको मैनुअली हंसिए की सहायता से इसको काट सकते हैं, है ना, मैनुअली हेल्प विद द सिक्कल इसको अपन हार्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपन इसमें हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं और हार्वेस्टर के हेल्प से इसको अपन कटिंग कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ईल्ड, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ईल्ड है। अ वेल मैनेज्ड क्रॉप ईल्ड अबाउट 2 to 2.5 यानी 2 से 2.5 टन ग्रेन्स पर हेक्टर इसमें होते हैं, और ये इसकी फाइनल ईल्ड है, इसी का फार्मर के लिए यूज़ है। तो ये सभी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपन यूज़ करके प्रॉपर, अगर अपन वीडीसाइड यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर, इसमें अपन सोइंग टाइम पे कर रहे हैं, सीडेड ले रहे हैं, न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो इन सभी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का ईल्ड पे डायरेक्ट इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये क्रॉप है ऑयल सीड क्रॉप, ये कंप्लीट है। थैंक यू।